हेलो फ्रेंड। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी सर बी एन राव और डी के एम मुंशी। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो सर बी एन राव थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर अंबेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम यानी गण पूर्ति। तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, बी में है कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, सी में है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग और डी में है कुल सदस्य संख्या का 1/8 भाग। तो लोकसभा का जो कोरम होता है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, यानी सी जो है यही सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी सही आंसर है। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, माने सरकारी आयोग का संबंध किससे है? ए राजस्व वितरण से, बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से और डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में सुधार के लिए ये सरकारी आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, मतलब ये किसका विषय है? केंद्र का है या राज्य का है या समवर्ती का है या शेष अधिकारियों की सूची है? तो पंचायती राज्य जो है ये राज्य सूची का विषय है, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? ए गुरु रामदास, बी में गुरु अंगद है, सी में गुरु अर्जुन देव है और डी में गुरु हर राय है। तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक है वो गुरु अंगद है और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ए रामदास, बी दादा कुंडदेव, सी गंगा भट्ट और डी शाहजी। तो इसका सही जो आंसर है वो है रामदास। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादा कुंडदेव जो थे ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे और ये गंगा भट्ट है ये शिवाजी का राज्याभिषेक कराए थे, ये काशी के ब्राह्मण थे। और शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता थे। तो ये राजनीतिक गुरु पूछेगा तो दादा कुंडदेव होगा और आध्यात्मिक गुरु तो रामदास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहतसिब था? ए सेना का प्रधान, बी नैतिक आचरण का निरीक्षण करता, सी न्यायाधीश और डी शाही तोपखाना का अध्यक्ष। तो मुहतसिब है, मुहतसिब ये मुगल काल में होते थे और नैतिक आचरण का ये जांच करते थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल में बना है? ए सातवाहन काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में और डी चालुक्य काल में। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल में बना है, ऑप्शन बी। और ये गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना भी है देवगढ़ का, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और ये विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ये है वैदिक धर्म,
बी है बौद्ध धर्म, सी है जैन धर्म और डी है शैव धर्म। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम और डी नजमुद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, इसमें बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। और इसमें नवाब की जो सम्मिलित सेना थी, जिसमें मुगल शासक भी थे, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और बंगाल के नवाब थे, ये लोग की संयुक्त सेना हार गई और अंग्रेज जीत गए। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ए सी आर दास, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे, सी। और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्न में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? आरसी दत्त, बी में हेनरी कॉटन, सी में है महात्मा गांधी और डी में है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। ए जौनसार पहाड़िया, बी गारो पहाड़िया, सी नीलगिरी पहाड़िया और डी जयंती पहाड़िया। तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास है वो है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पर भी ऊटी नामक पर्यटक स्थल है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? ए दक्षिण अटलांटिक महासागर, बी पश्चिमी प्रशांत महासागर, सी पूर्वी प्रशांत महासागर और डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो मेरियाना जो ट्रेंच है ये विश्व की सबसे गहरी खाई है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, यानी ऑप्शन जो बी है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापस होते मानसून से, डी दक्षिण पश्चिम मानसून से और डी में है संवहनिक वर्षा। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी ऑप्शन जो सी है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम हार्वे, बी सर एफ जी हॉपकिंस, डी सी में है डॉक्टर लुई पास्चर और डी में है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे, ऑप्शन डी। और ये दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। विलियम हार्वे ये रक्त परिसंचरण से संबंधित है और डॉक्टर लुई पास्चर इन्होंने रेबीज का टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? मतलब जो आप नेत्रदान होता है उसमें किस आंख के किस हिस्से का दान किया जाता है? ए कॉर्निया, बी लेंस, सी रेटिना और डी पूरी आंख। तो इसमें कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया प्रतिरूपित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो होता है, जो गांव गली में लोग भालू लेके आते हैं जो मदारी वाले होते हैं, वो तमाशा दिखाते हैं, वो
कौन भालू होता है? ए है रिछ, बी में है सूरज भालू, सी में है भूरा भालू और डी में है बिलार भालू। तो ये रिछ होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकोसिस एक बीमारी है सिलिकोसिस। ए गुर्दा संबंधित बीमारी है, बी यकृत संबंधित बीमारी है, सी फेफड़ा संबंधित बीमारी है और डी अव्यवस्थित तंत्रिका है। तो सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित बीमारी है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। और जो धूलकण है, जो वायुमंडल में धूलकण है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो जाने के कारण यह बीमारी होती है। और जिस एरिया में सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ के रहने वालों लोगों को ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ए मीथेन है, बी ब्यूटेन है, सी प्रोपेन है और डी एथेन है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और एलपीजी का मुख्य जो घटक होगा वो होता है ब्यूटेन। हालांकि उसमें ब्यूटेन प्रोपेन दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, जो वनस्पति तेल से घी बनाते हैं उसमें हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है ना, यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, यानी ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति करती है। ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी निर्वात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस में। ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, तीनों माध्यम में चलती है। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए और वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे गमन नहीं करेगी, तो उसका आंसर होता है निर्वात। वो वैक्यूम में गमन नहीं करती, क्यों कि उसको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी और सबसे तेज चलेगी ठोस में। कभी कभी इस तरह से भी देता है कि ध्वनि तरंगे का सबसे तेज चलेगी, तो ऑप्शन में इस्पात दे देगा, तो इस्पात में वो आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ए क्षोभ सीमा, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल और डी समताप मंडल। तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती है और जो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी है, आयन मंडल से रेडियो और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। और जहाज, जो हवाई जहाज उड़ाने की जो आदर्श दशा होती है वो समताप मंडल में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, पूछे भी हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? ए वायुमंडलीय दाब के, बी आर्द्रता के, सी उच्च ताप के और डी घनत्व के। तो पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है इज राइट है। और वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम। ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र का उपयोग किया जाता है। ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और मैनोमीटर से हम लोग गैसों के दाब को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह
बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही होगा या डी पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उतना ही रहेगा। क्यों कि जो आर्किमिडीज का जो रूल है, उत्प्लावन का सिद्धांत, फ्लोटिंग का थ्योरी, तो उसमें होता है कि कोई भी वस्तु द्रव जितना हटाती है मतलब वो अपने भार के अनुसार ही वो हटाती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में बेशक परिवर्तन होगा, इसमें कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो वो गिलास में ही रहेगा और उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी सोवियत संघ यानी रूस और डी अमेरिका। तो बोकारो स्टील प्लांट सोवियत रूस और वर्तमान रूस है, पहले इसका नाम सोवियत संघ हुआ करता था 1991 से पहले। तो सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी और एक तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला और भिलाई दो जगह स्टील प्लांट बना था, और इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट बना था। और जर्मनी के सहयोग से जो भिलाई, राउरकेला और इंग्लैंड के सहयोग से ब्रिटेन, ये सब दूसरे पंचवर्षीय योजना में बने थे और बोकारो तीसरे पंचवर्षीय योजना में बना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर हुआ था? ऑप्शन ए गेहूं, बी दलहनी फसल, सी मोटे अनाज और डी तिलहनी फसल। तो भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ था वो हुआ था गेहूं पर, ऑप्शन ए, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गेहूं के बाद धान का उत्पादन में वृद्धि हुआ था। और भारत में जो हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये हरित क्रांति और पंजाब और हरियाणा में इसका पहला प्रयोग हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और हरित क्रांति शब्द जो विलियम गॉड दिया था, और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है, जो मूल रूप से अमेरिकी नागरिक थे लेकिन मैक्सिको में उनका कार्य क्षेत्र रहा था। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या इस तरह के ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके साथ। तब तक के लिए बाय।